Hello everyone, welcome to Project Nyai. Here, our primary goal is to provide comprehensive legal education in Indian regional languages covering both national as well as international laws and regulations, all at affordable prices. Please refer to the description below for more details, and if you've already subscribed to our courses, we wish you all the best in your journey of learning the law. Thank you. First, we would start with the first unit of law of torts, introduction to the study of torts. पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं टॉर्ट्स के. टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में वर्ड है रॉन्ग, और वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है टॉर्टम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड या क्रूक्ड. ट्विस्टेड और क्रूक्ड होता है हिंदी में कि घूमा हुआ या कुछ घूमा हुआ. अगर कोई इंसान गलत बात ले लेता है या किसी गलत राह पे चल लेता है, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसने कोई गलत काम किया, तो उसको हम टॉर्ट बोल देते हैं. हम ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्ट लॉ समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, पार्टी ए पार्टी बी. तो पार्टी ए जो है वो क्या करती है, वो कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से पार्टी बी को डैमेजेस कॉज हो जाते हैं. तो पार्टी ए को लॉ के हिसाब से कंपनसेट करना पड़ेगा पार्टी बी को, जिससे कि पार्टी बी ने जो डैमेजेस सफ़र किए हैं वो उसको रिकवर कर सके. ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू डिफाइन केसेस इन विच द लॉ में जस्टली होल्ड वन पार्टी लायबल टू कंपनसेट अनदर. दिस इज कोटेड बाय लॉर्ड बिंगम ऑफ कॉर्नहिल. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दो मेन एम्स हैं. पहला, इंडिविजुअल राइट्स को डिफाइन करना, इंडिविजुअल राइट्स और ड्यूटीज़ को आज के ज़माने के हिसाब से. और दूसरा, कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स, तो लोगों को जिन्होंने कुछ सफ़र किया उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना. फिर ट्रूली स्पीकिंग, एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट इज फाउंडेड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मोरालिटी दैट नो वन हैज़ अ राइट टू इंजर और हार्म इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली. तो हमें जैसे कि पता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता. आप कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मेरे को लॉ नहीं पता, ये नहीं माना जाएगा, कोई डिफेंस नहीं होगा आपके पास. तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो ही इस तरह से मोरालिटी के स्ट्रक्चर पे फाउंड किया गया है, और किसी को कोई हक नहीं होता है एक दूसरे को हार्म करने का, इंटेंशनली हो या चाहे वो इनोसेंटली हो. Therefore, it would be primitive to class strictly or close finally the ever expanding or growing horizons of tortious liability. This is all said by Sahi J in Jay Lakshmi Salt Works. तो डेफिनेशंस की बात करते तो इंपॉर्टेंट है. टॉर्ट्स में 4 डेफिनेशंस की दी गई हैं टॉर्ट में. पहला, टॉर्ट इज पहला सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 में, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो इस डेफिनेशन में टॉर्ट को सिविल रॉन्ग बताया जा रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से उसको डिस्टिंग्विश करा जा रहा है. फिर दूसरी डेफिनेशन फ्रेजर ने दी है, टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी. तो टॉर्ट जो है वो एक तरह का इन्फ्रिंजमेंट बता दिया है, एक तरह की घुसपैठ बता दी है राइट इन रेम में. राइट इन रेम क्या होता है कि जो राइट्स एक प्राइवेट इंडिविजुअल को मिली होती हैं पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में. जैसे कि मेरे को एक राइट है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड. अगर मेरे को कुछ गलत लग रहा है तो आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. ये मेरी एक राइट एंड रेम हो जाती है. और इसमें अगर कोई मेरी इन चीज़ों को वायलेट करता है तो मेरे पास राइट टू कंपनसेशन है, जो कि मैं सीख कर सकती हूँ कोर्ट में जाके सूट फाइल करके. ये फ्रेज हम मेंशन करते हैं. देन सैलमन गिव्स अ थर्ड डेफिनेशन, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस. ये भी वही कहते हैं, टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग है, बट इसमें दी पॉइंट टू बी नोटेड इज अनलिक्विडेड डैमेजेस. अनलिक्विडेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि पहले प्री डिसाइडेड नहीं होते. वो केस के फैक्ट्स पे बैठकर जज जो है वो एट द पॉइंट डिसाइड करता है, बट उसके दूसरे होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो वो डैमेजेस जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं, जैसे कि आपको मर्डर है तो आपको इतने साल की सज़ा होगी, या आपको या आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, या आपको डेथ सेंटेंस होगा. तो दिस इज काइंड ऑफ liquidated, not liquidated damages, but a kind of pre-decided uh, punishment for you, and which is not exclusively the breach of a contract. तो ये breach of contract नहीं है, ये भी कहते हैं कि breach of contract नहीं है, breach of trust नहीं है, या अदर तरह के जो breaches होते हैं वो नहीं है. फिर Winfield gives the fourth definition, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. तो लॉ जो है वो उसने सब लोगों की एक कुछ ड्यूटीज़ फिक्स कर रखी हैं, जिसकी ब्रीच की वजह से कोई जो उसको ब्रीच करता है उस पर टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज हो जाती है. ये ड्यूटी जो होती है हमारी टुवर्ड्स पर्सन्स होती हैं जनरली, और इसका ब्रीच जो है वो रिड्रेसेबल होता है बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस. ही ऑल्सो मेंशंस द अनलिक्विडेड डैमेजेस वाली थिंग. तो ये जो हमारी ड्यूटी होती है वो लोगों के तरफ होती है जनरली. जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्राइवेसी नहीं, मतलब मेरी प्राइवेसी को हिंडर ना करे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पब्लिक में नॉइस ना करूँ.
कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट या ऑल्सो विनफील्ड की जो डेफिनेशन है वो अभी तक की सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन बताई गई है। कॉन्सेप्ट पहला, पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन बाय सैलमन: अ पर्सन इज एनी बीइंग whom द लॉ रिगार्ड्स एज केपेबल ऑफ राइट्स और ड्यूटीज। कोई भी इंसान जो कि केपेबल है राइट्स और ड्यूटी रखने के लिए, वो पर्सन कहला दिया जाता है। या फिर एरे मेंशन करते हैं, पर्सन इज एन एंटिटी ऑन विच राइट्स और ड्यूटीज में बी एट्रीब्यूटेड। ये कहते हैं कि राइट्स और ड्यूटी उसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं। दो तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन की बात करें तो वो एक तरह का ह्यूमन बीइंग या कोई रियल और लिविंग पर्सन होता है, जिसके पास पावर है थॉट और चॉइस के, डिसीजन मेकिंग पावर है जिस बंदे के पास, वो नेचुरल पर्सन हो जाता है। और वो may also be a legal person and perform the organization's function। तो लीगल पर्सन जब वो नेचुरल पर्सन के अंडर आता है और लिव्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड, मीनिंग ही और शी विल डाई एट सम पॉइंट। तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जीते हैं। लीगल पर्सन की बात करते हैं तो वो बीइंग होता है, रियल या इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जो लॉ ने क्रिएट किए हैं और उसको लॉ रिगार्ड करता है केपेबल ऑफ सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कंपनी, तो कंपनी को लॉ रिगार्ड करता है कि हाँ इसके पास कुछ राइट्स और ड्यूटीज हो सकते हैं, बट ये कोई रियल पर्सन नहीं है। Also referred to as fictitious, juristic, artificial और moral। includes disease person, मतलब जो इंसान मर जाते हैं उनको भी इस तरह का, उनको भी लीगल पर्सन की एक वैल्यू दी गई है। कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली परफॉर्म फंक्शन थ्रू नेचुरल पर्सन। ऑफ कोर्स कंपनी डज नॉट हैव हिज ओन हैंड्स या legs, of course it is through people or through natural person, it is performing its functions, does not die, but may be disbanded or done away with। A corporation or company does not die, it gets disbanded और या वो bankrupt हो जाती है या उसको disintegrate किया जाता है। देन राइट की बात करते हो, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड और इन्फोर्स बाय लॉ। इट इज कोटेड बाय डीन रॉस कोपाउंड। ये रिकॉग्नाइज है, प्रोटेक्टेड है और लॉ के थ्रू इन्फोर्स की गई है। राइट जो है वो इंडिस्पेंसिबल है और इनवैल्यूबल पोजेशन है, कोटेड बाय प्रोफेसर फिनबर्ग। ये हमारे एक इनवैल्यूबल पोजेशन होती है राइट। और क्या आप अपनी राइट को डिस्पेंस कर सकते हो? तो आंसर है कि नहीं, आप अपनी राइट को डिस्पेंस नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते आज मेरे पास राइट टू लाइफ है तो वो मैंने किसी और को पास कर दी, इट इज़ नॉट डिस्पेंसेबल। नेचर और स्कोप की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट नेचर, लॉक एंड वोल्फ, गिवन बाय लॉक एंड वोल्फ। एवरी फंडामेंटल राइट इज इनहेरेंट इन मैन। हर आदमी की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको इनहेरेंट है, वो उसके एक तरह से ही इज बोर्न विद देम। इन फैक्ट इट एग्जिस्टेड प्रायर टू द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वायलेट इट, इनएविटेबली रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड। तो स्टेट जो है हमारी राइट्स और हम स्टेट के फॉर्मेशन से पहले एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टेट के पास कोई भी कॉम्पिटेंसी या कोई भी पावर नहीं है कि वो हमारी जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर सकें, बल्कि उनको उन्हें रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना है। राइट्स इतनी नेचुरल होती हैं कि नेचुरल फंडामेंटल होती हैं कि इनके बिना हम जी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटी ले लो जहाँ पे राइट टू लाइफ दे नहीं रखी, तो कोई भी मर्डर कर सकता है, खुलेआम मर्डर चलेगा, लाइक आपको मर्डर कर दिया जा सकता है एंड यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। राइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और सोसाइटी। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन कैन गिव बेस्ट एग्जाम्पल। राइट टू एजुकेशन चाहिए डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और सोसाइटी के लिए। इट इज़ सो इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक दैट राइट एंड यू आर टू साइड्स ऑफ पर्सन, आप सेपरेट नहीं किए जा सकते। राइट को स्ट्रिक्टर और वाइडर सेंस में बात करते हैं तो means a right for which, right in stricter sense means a right for which corresponding duty is imposed on the state। तो आप ले लो एग्जाम्पल राइट टू लाइफ। अगर मेरी राइट टू लाइफ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है स्टेट की कि वो उसको प्रोटेक्ट करे थ्रू पुलिस एंड लॉ। Right in a wider sense means a right for which there is no corresponding duty. For example, my right to speech. So it does not create a corresponding duty for the state कि it has to really protect it. Then talking about liability. Liability arises from breach of duty or a wrong। जब कोई इंसान कुछ गलत काम करता है और उसकी वजह से कोई डैमेज कॉज होता है तो उस डैमेज को दोबारा से भरपाई करने के लिए उस बंदे को लाइबल किया जाता है। इट इज़ समथिंग विच अ पर्सन मस्ट डू और सफर ऑन अकाउंट ऑफ हिज फेलियर टू डू विच ही ऑट टू हैव डन। ये उस अकाउंट पे होता है जब इंसान जो है फेल कर जाता है कुछ करने में जो कि उसे करना चाहिए था, अपनी ड्यूटी फॉलो करने में। अपनी ड्यूटी फॉलो करने में पर्सन के पास चॉइस होती है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, लेकिन अगर उस पर लाइबिलिटी राइज हो जाती है तो उसके बाद में चॉइस नहीं होगी कि मेरे को लाइबिलिटी के थ्रू जाना है या नहीं जाना है। So this was all for the part 1 of unit 1, and we studied about different concepts, right, persons and liability, and then we
and we also studied the four definitions of law of torts and the basic derivation of law of torts, where it came from the word tort. And then we uh, yeah, so that was pretty much we studied in this part. Meet you in the next part, and thank you.